हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से। और हम लोग इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं इस बार। वो टॉपिक है हमारे पास मांग अनुसूची और मांग वक्र, यानी कि डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। राइट, ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर मांग का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर से वही कहना चाहूंगा, मैं सूरज मालागार आपको यही सजेशन दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया है, आप नए हैं जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दें, सारी बातें आपको पता है, लाइक करना, कमेंट करना, जिससे हमें पता लगता है आपको कितना समझ आ रहा है और आपको क्या चाहिए। राइट, इसके बाद देखिए यहां पर जो टॉपिक है मांग अनुसूची और तालिका और मांग वक्र, यानी कि डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व, ये दो टॉपिक है जिसे आज हमें कवर अप कर देना है। इसके अंदर प्रीवियस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक कवर कर रखा है मांग, और उसके बाद आपने टॉपिक कवर किया था मांग का सिद्धांत, उसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा कि आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे पहले जरूर देख लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसे देखकर फटाफट अपने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन और सारी चीजों की क्लास 11th वगैरह की सबकी तैयारी आप कर सकते हैं। आइए टॉपिक आते हैं मांग अनुसूची या तालिका, यानी कि डिमांड शेड्यूल। ये आज कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि डिमांड शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, लेकिन शेड्यूल जो होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स में हमेशा जो मैथ्स होता है आपके पास सब्जेक्ट, फिलहाल तो हम लोग सर इकोनॉमिक्स में है। राइट, ये तो इकोनॉमिक्स है सर, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं सर। अर्थशास्त्र के अलावा जब आप मैथ्स पढ़ते थे वहां पर एक्स वाई शेड्यूल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था ना सर, एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, और उसके बाद इसको किस पे दिखाना होता था सर, इसको हमें दिखाना होता था ग्राफ के ऊपर, है ना। ग्राफ बनाते थे कि सर एक्स वाई के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये 2 होता था, ये 3 होता था, ये 5 है तो ये 4 है, इस तरीके से कैलकुलेट होता जाता था, जिसे कहते हैं हम एक्स वाई शेड्यूल, है ना, एक्स वाई अनुसूची कहते थे। और उससे फिर हम बनाते थे ग्राफ, जिसे यहां पर वक्र कहा गया है। तो देखिए अब की बार हमारे पास मैथ्स नहीं है, अब की बार क्या है सर, हमारे पास यहां क्या है सर, हम इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, तो इकोनॉमिक्स मांग अनुसूची, नाम से ही क्लियर है, ये एक्स वाई अनुसूची नहीं है, ये क्या है, मांग अनुसूची, यानी कि किसी वस्तु की मांग। ये देखिए सर, मात्रा, यानी कि यहां पर कहेंगे हम इसको मांग, यानी कि मांग को दर्शाने वाला है। तो एक ऐसी अनुसूची, एक ऐसा शेड्यूल जो मांग को दिखाएगा किसी वस्तु की, और उसकी विभिन्न कीमतों के ऊपर, किसके साथ दिखाएगा सर, कीमतों के साथ। आपको पता है कि हमारे ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, जनरली एक्स और वाई हम लोग हमेशा प्रिपेयर करते हैं, इसलिए 2 चीजों में रिलेशन दिखाना है, 2 चीजों में संबंध बताना है सर, किसको यूज करना पड़ेगा, 2 चीजों के लिए अनुसूची बनाई है हमने, एक कीमत और एक मांग। मांग का मतलब, मात्रा का मतलब उस मांग की मात्रा से है, क्वांटिटी से है, प्राइस से है। राइट, तो प्राइस और क्वांटिटी का यहां पर एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है अनुसूची के द्वारा। ठीक है, तो अनुसूची क्या दिखा रहा है, देखिए आप, कीमत है किसी वस्तु की, मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट द कमोडिटी एक्स। राइट, हम एक्स वस्तु की बात करें, कोई एक्स वस्तु नाम है, उसका कुछ भी नाम रख दीजिए, आप रख दीजिए टॉफी, बिस्कुट, एनीथिंग, कुछ भी है सर। उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसकी अलग अलग कीमतों पर, डिफरेंट प्राइजेस पे उसकी क्या दिखा रहे हैं हम, डिफरेंट डिमांड को प्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। राइट, और उसी से फिर हमको क्या करना है सर, अब हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के लिए पॉइंट्स मिल चुके हैं, उसको क्या करना है, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, दिखाना है, समझाना है उसी को, यानी कि प्राइस को मैं लूंगा वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी को लूंगा मैं एक्स एक्सिस पे। बिल्कुल क्लियर है वीडियो में, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को दिखाया है और एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड को दिखाया है, हमेशा यही करना है आपको। आइए सबसे पहले इसकी ना डेफिनेशन क्लियर करते हैं, और डेफिनेशन के साथ साथ ही मैं डायग्राम और शेड्यूल आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। आइए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो आगे देखते हैं डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन इनकी, यानी कि हमारे पास है मांग अनुसूची मैंने कहा, और दूसरा है टॉपिक मांग वक्र। अब डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से वापस चलते हैं, इसके ऊपर ये सारा क्लियर आपको हो जाएगा आसानी से। डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल। देखिए मैंने कहा कि डिमांड शेड्यूल का मतलब एक ऐसे शेड्यूल से है इन विच वी शोड डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड। क्या दिखाया है मैंने, देखिए इन विच वी शोड डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी। क्लियर है, क्वांटिटी डिमांडेड, हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड इसमें शो कर रहे हैं,
ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी के लिए मान लीजिए कॉमोडिटी एक्स है, ए है, बी है, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, एट इट्स डिफरेंट प्राइजेस, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मैंने कहा कि एक निश्चित पीरियड में, एक निश्चित समय में हमने किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, हमने किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर उसकी अलग अलग मांग की मात्राओं को दर्शाया है। सर एक निश्चित समय क्यों लगाया गया? अगर मैं एक निश्चित समय नहीं लूंगा तो यह शेड्यूल कभी पूरा बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपसे कहूं जाकर कि चेक कीजिए कि कुरकुरे के प्राइजेस 1 ईयर में कितनी बार चेंज हुआ और उन प्राइजेस पे डिमांड कितनी थी कंपनी की, तब तो आप शेड्यूल बना पाएंगे। अगर मैं कह दूं कि जाइए और बनाइए, कितने भी समय का बनाइए, तो वहां पर अनलिमिटेड डाटा होगा, वो कभी भी प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो एक निश्चित समय जरूरी है। एक निश्चित समय में, यानी कि मानकर चलिए ये 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने, कितने का भी डाटा हो सकता है। 1 महीने में वस्तु की प्राइजेस कितनी बार चेंज हुई? एक वस्तु की 3 बार। सर पहले था 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए। क्लियर है? आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है। कीमतें बढ़ती हैं वस्तु की तो डिमांड डाउन हो जाती है। देखिए वही है, जब प्राइस 2 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 20 यूनिट की। जब प्राइस बढ़कर 3 हो गया, सर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सर प्राइस और बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई। लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो हो रहा है। जब भी आप शेड्यूल बनाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होना चाहिए। सर क्या प्राइस बढ़े तो डिमांड डाउन और प्राइस डाउन तो डिमांड अप, ऐसा ही फॉलो करना है। देखिए मैंने यहां पर प्राइजेस को इंक्रीज किया तो डिमांड को मैंने डाउन कर दिया। जस्ट अपोजिट आप दूसरा भी बना सकते हैं, यानी कि पहले प्राइजेस क्या थे? ज्यादा थे, फिर कम होती गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होंगी सर? वहां पर बढ़ेंगी। जस्ट इसका अपोजिट भी आप बना सकते हैं, कोई भी एक शेड्यूल बनाया जा सकता है। तो देखिए मैंने कहा आपसे कि मांग अनुसूची का भी पर्याय उस तालिका से है। मांग अनुसूची का भी पर्याय उस तालिका से जिसमें किसी वस्तु, एक्स वस्तु कोई भी हो सकती है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी विभिन्न मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, वो भी एक निश्चित समय में, क्योंकि निश्चित समय में आप बना पाएंगे। क्लियर है? तो ये थी आपकी डेफिनेशन मांग अनुसूची की, जिसे रटना नहीं है, जिसे कुछ याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है। आपको मांग का नियम फॉलो करना है इसे बनाने के लिए। चाहे कीमतों को आप घटाकर दिखा दीजिएगा, चाहे बढ़ाकर दिखा दीजिएगा, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। और यह डेफिनेशन है जो मैंने कहा, डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल in which we show different quantity demanded at its different prices in a given period of टाइम। अब आइए, जब मैं इसी शेड्यूल को उठाकर एक ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करूंगा, ये क्या कहलाएगा सर? डिमांड कर्व। देखिए मैंने लिख कर दिया बिल्कुल क्लियर शब्दों में, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी कि डिमांड शेड्यूल को उठाकर उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है सर? डिमांड कर्व कहलाता है। यानी कि मांग अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुति, क्या लिखूंगा सर? मांग अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है सर? मांग वक्र कहलाता है। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। सिंपल मैंने इसको उठाकर एक ग्राफ पे प्रेजेंट किया, राइट, और वो बन गया हमारा सर डिमांड कर्व। देखिए मैंने आपसे और भी बातें यहां पर लिखी हैं। डिमांड कर्व शोज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कभी भी कोई कर्व, कोई डायग्राम क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। ग्राफ हमारा 2 चीजों में रिलेशन दिखाता है सर, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन शो करेगा। कैसा रिलेशन है? या आप लोग प्रीवियस वीडियो में ही सीख चुके थे। प्राइस और क्वांटिटी यानी कि डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट। देखिए मैंने लिखा है शोज नेगेटिव और इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आप लोग, प्राइजेस हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, कभी भी आप बनाएंगे। आप डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपको प्राइस कहां लेना है सर? वाई एक्सिस पे। क्वांटिटी डिमांडेड कहां लेना है सर? एक्स एक्सिस पे, राइट। और ये दोनों हमेशा याद रखिए। देखिए मैंने क्या किया, प्राइजेस कहां तक जानी है सर? 4 रुपीज तक। देखिए मैंने 5 तक बढ़ा दिया। इसके बाद क्वांटिटी कहां तक है मैक्सिमम सर? 20 तक। आप 25 कितना भी ले लीजिए, लेकिन बनाना तो यहीं तक है। देखिए मैंने प्रेजेंट किया है, जब 2 रुपए प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी थी? 20। ये देखिए 2 रुपए प्राइस, क्वांटिटी 20। जब प्राइस 3 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई सर? डाउन हो गई सर हमारे पास, राइट। कीमत बढ़ी, क्वांटिटी डाउन। कीमत और बढ़ी सर, 4 रुपए हो गई, डिमांड और डाउन हो गई। इन पॉइंट्स को मिलाने से, देखिए पॉइंट मान लीजिए पॉइंट कुछ और डाल देते हैं, ए बी
और सी। इन ए बी सी तीन पॉइंट्स को मिलाने से जो मुझे डी डी एक लाइन मिली है, एक रेखा मिली है, वही क्या है सर, डी डी इज द डिमांड कर्व। ये मांग वक्र है हमारे इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने से। और डिमांड कर्व हमेशा याद रखिएगा, डिमांड कर्व हैव ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। इसका ढाल कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक। इसका मतलब समझ जाइए, डिमांड कर्व ऑलवेज हैविंग स्लोप नेगेटिव का मतलब है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। कैसा होता है सर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप ही है, यानी कि बाएं से दाईं ओर ढालू होता है ये हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या सर, डिमांड कर्व हैव ऑलवेज नेगेटिव स्लोप मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया इसके अंदर रिलेशन शो करता है, डायग्राम हमेशा रिलेशन शो करेगा। किसमें सर, प्राइस और क्वांटिटी में। कौन सा डायग्राम, डिमांड कर्व। तो इस तरीके से आप डिमांड कर्व प्रेजेंट कर सकते हैं। डिमांड कर्व के बारे में ये बेसिक बातें आप लोगों को समझा दी गई हैं, ये आप याद रखिएगा, ये सारी बातें जरूरी हैं। तो मांग वक्र और मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इनको बनाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई डाउट रह गया हो इस टॉपिक में या कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करके हम आपको रिप्लाई देंगे। राइट, अपनी अच्छी तरह से तैयार करते रहिए अपने टॉपिक्स को, अपने एग्जाम्स की, और बने रहिए हमारे एजुकेटेड एरा के साथ। आपको अच्छी एजुकेशन समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखें।